हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे आज, जो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, रूल देखा था मैथ में, कक्षा 12 का जो मैथ था उसमें जो रूल देखे थे हम लोग कि क्या नाम होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है। नहीं, तुल्यता संबंध कब होता है? जब कोई संबंध क्या होता है कि वह स्वतुल्य होता है, सममित होता है और क्या होता है, संक्रामक होता है, तब वो क्या बताता है, तुल्यता संबंध को शो करता है। या रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तब वो रिलेशन क्या होता है आपका तुल्यता संबंध, नो तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन को बताता है। देखिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण देखते हैं। समय बचेगा तो हम लोग अभ्यास के कुछ सवाल देखेंगे। ये वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें एग्जांपल लिखा है, माना टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है ना। टी क्या है? समस्त त्रिभुजों का क्या है? समुच्चय है। समुच्चय टी में r बराबर एक संबंध लिखा गया है। समुच्चय टी में एक संबंध लिखा r बराबर लिखा गया T1 T2 सच दैट T1 T2 के क्या है? सर्वांग है ना। T1 जो त्रिभुज है T2 के क्या है? सर्वांग है। ये क्या होता है, समुच्चय माने कोई कमरा है, उस कमरे में क्या हो रहा है कि त्रिभुजों को रखा गया है ना, कई त्रिभुजों को रखा गया है। तो हम लोग उसमें उन त्रिभुजों को खाली देख रहे हैं कि जो त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। दो त्रिभुज लिया गया, दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्वांगसम है। तो हमको ये सिद्ध कर देना है कि R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि जो संबंध है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है? ट्रांजिटिव है। यानी कि वो क्या है? स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। चलिए ठीक है, हम लोग कार्यक्रम चालू करते हैं ना। तो यहां देखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, क्योंकि R बराबर दिया गया है, क्योंकि R बराबर क्या है, R बराबर जो संबंध आपका लिखा है वो लिखा है T1 T2। दो त्रिभुज जो लिए गए हैं उनमें से क्या है, सच दैट T1 सर्वांगसम है किसके? T1 सर्वांगसम है T2 के। ये चीज आपको दिया गया ना। अब देखो जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है, ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, उनमें से प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होता है, वो सर्वांगसम होता है। यानी अगर T1 सर्वांगसम है T2 के, तो T1 स्वयं सर्वांगसम होगा किसके? T1 के, अथवा T2 स्वयं सर्वांगसम होगा किसके? T2 के। तो यहां पे हम लोग इसको शो करेंगे ना। तो चूंकि T1 सर्वांगसम है T2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, T1 सर्वांगसम होगा स्वयं के, नहीं T1 के ना, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होता है? सर्वांगसम होता है। यहां लिख देंगे हम लोग, रीजन में लिख देंगे, क्योंकि कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है स्वयं के। कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम स्वयं होता है, स्वयं के ना, होता है स्वयं के। इस चीज को हम लोग लिख देंगे ना, स्वयं के सर्वांगसम होता है। चलिए ठीक है, अर्थात क्या हो गया, अर्थात T1 इज एलिमेंट ऑफ क्या हो गया? R नो। T1 तो देखो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, A इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। तो वो चीज आपका फुलफिल हो गया यहाँ पे। T1 इज सर्वांगसम ऑफ क्या हो जाएगा? R रिलेशन का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए R क्या होगा? स्वतुल्य होगा। R स्वतुल्य होगा, R इसको रिफ्लेक्सिव होगा ना, ये रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतुल्य होगा ना। जब स्वतुल्य हो गया तो दूसरा, देखो पहला पोर्शन हम लोग प्रूव किए, स्वतुल्य कर दिए। अब हमको क्या प्रूव कर देना है कि ये क्या है, ये सममित भी है। अब देखो चूंकि T1 सर्वांगसम है T2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, T2 सर्वांगसम क्या हो जाएगा? T1 होगा ना। T2 जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा T1 के। अर्थात क्या हो गया, अर्थात भाषा चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो वो क्या होंगे, पहला दूसरे के सर्वांगसम होगा, दूसरा क्या होगा? पहले के सर्वांगसम होगा। अर्थात चीजों को हम लोग लिख दें, अर्थात
T2 T1 T2 इस एलिमेंट आप क्या है R तथा T2 T1 इज आल्सो एलिमेंट आप क्या है R है। इसलिए क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा सममित होगा। R सममित या रिफ्लेक्सिव होगा ना, रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आया, रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तीसरा हमको प्रूव करना है, तीसरा प्रूव करना हमको क्या कि ये क्या होगा ये क्या हो जाएगा संक्रामक भी होगा, ट्रांसटिव होगा। ट्रांसटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए तीन त्रिभुज अगर हैं, तीन त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम इसके है, ये सर्वांगसम इसके है, तो ये वाला जो सर्वांगसम होगा इसके सर्वांगसम पहले वाले के हो जाएगा ना। तो यहां पे हम लोग इसको भाषा में लिखेंगे कैसे, थर्ड वाले के लिए लिखेंगे, चूंकि T1 सर्वांगसम है T2 के, T1 सर्वांगसम है T2 के तथा T2 सर्वांगसम T3, T2 सर्वांगसम T3 होने पर अगर T2 सर्वांगसम T3 होगा तो T1 सर्वांगसम क्या हो जाएगा T3 होने पर T1 सर्वांगसम हो जाएगा T3 के ना, T1 सर्वांगसम T3 के हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात T1 T2 यदि क्या है, यदि T1 T2 इज एलिमेंट ऑफ क्या है, T1 T2 इज एलिमेंट ऑफ R तथा T2 T3 इज एलिमेंट ऑफ R होने पर क्या हो जाएगा, T1 सर्वांगसम क्या है, T1 T3 इज एलिमेंट ऑफ R होगा ना। इसलिए क्या हो जाएगा आपका R जो हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R संक्रामक हो जाएगा ना, R संक्रामक, R इसको हम लिख देंगे ट्रांजिटिव होगा ना, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा ना। जब ये ट्रांजिटिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, क्या हो गया, सममित हो गया, और क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसलिए R क्या होगा, R एक तुल्यता संबंध बताता है ना, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है ना। इस तरह से क्या करेंगे, आप सवालों को लगाएंगे। देखिए रूल अगर आपके समझ में आया है तो सवाल अपने आप से आते जाएंगे। तो इस सवाल को क्या करना है, आप नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल में। आइए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगले उदाहरण में क्या लिखा है, देखिए इस उदाहरण में क्या लिखा है। इस उदाहरण में लिखा है, माना L किसी समतल में स्थित रेखाओं का एक समुच्चय है ना। L क्या है, किसी समतल में स्थित रेखाओं का एक समुच्चय है, माने कई रेखाएं हैं ना, कई रेखाएं हैं, उन सभी रेखाओं का समुच्चय कितना है, L है। तथा R L1 L2 सच दैट L1 लंब है L2 पर। दो रेखाएं लिया गया, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है ना, ये जो R है समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध करो R सिमेट्रिक है, सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है, न तो रिफ्लेक्सिव है, और न ही संक्रामक है, ट्रांजिटिव है ना। हमको ये सिद्ध कर देना है कि L1 लंब है L2 पर। ये जो संबंध है वो सममित तो है, लेकिन ये ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है ना। तो इसको हमको हल करना ना। देखिए क्वेश्चन को क्या करना रहता है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करना रहता है, क्वेश्चन को फील करना होता है, स्वयं में फील कीजिए। क्वेश्चन जब अंदर से आप सोचेंगे क्वेश्चन को, तो आंसर खुद ब खुद आपको बाहर आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे नहीं तो आंसर आपका अंदर से आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखें कि जब सवाल को पढ़ें, सवाल को फील करें, फील करने के बाद एक्सप्रेस करना चालू करें। कुछ लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ते ही एक्सप्रेस करना चालू करते हैं, फील बाद में करते हैं, नहीं, फील करते ही नहीं है। आप पहले फील करें, फिर चीजों को एक्सप्रेस करें ना।
तो चलिए ठीक है, सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग। अब चूंकि जो संबंध है, चूंकि क्या है, R बराबर दिया गया है, R बराबर है L1 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 L2 L1 L2 दो रेखाएं हैं, वो रेखाएं ऐसी हैं सच दैट, कैसी हैं कि L1 जो रेखा है वो लंब है किस पर, L2 पर। L1 परपेंडिकुलर है L2 पर ना, L1 लंब है L2 पर ना, ये परपेंडिकुलर का चिन्ह है, L1 लंब L2 है। तो इसको हमको प्रूव कर देना है कि ये जो क्या होगा, ये जो संबंध होगा वो क्या होगा, सममित होगा, न तो ये स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। अब देखिए चीजें क्या होती हैं, अगर दो रेखाएं ऐसे दी गई है ना, ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, तो L1 L2 दो रेखाएं दी गई हैं, तो ये रेखाएं देखो, जो दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंब हैं, परस्पर लंब है, लेकिन L1 रेखा स्वयं के क्या होती है, ये लंब नहीं होती है। को देखो, अगर दो रेखाएं क्या है, लंब हैं, तो उनमें से कोई भी रेखा ऐसी नहीं होती है जो स्वयं के क्या हो, लंब हो ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि पहला हम लोग प्रूव करेंगे, चूंकि कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती, स्वयं के लंबवत नहीं होती, या स्वयं के लंब नहीं होती, स्वयं के लंब नहीं होती, कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं होती है, ठीक। तो जब लंब नहीं होती है, इसलिए क्या हो गया, L1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R होगा, नहीं, L1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R होगा। जब L1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R होगा, इसलिए R क्या हो जाएगा, R क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, R स्वतुल्य नहीं होगा, बस समझ में आया। तो पहला प्रूफ हो गया आपका। दूसरा देखो क्या करेंगे, अब देखो चूंकि L1 लंब है L2 पे और L2 लंब होगा L1 पे, मतलब क्या हुआ कि अगर L1 और L2 के बीच का कोण कितना है, 90 अंश, तो L1 और L2 के बीच का कोण कितना है, 90 अंश, तो L2 और L1 के बीच का भी कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए दो रेखाएं परस्पर क्या होती है, भाषा लिख देंगे हम लोग, चूंकि दो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती है ना, लंबवत होती हैं। दो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, एक दूसरे लंबवत होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए L1 इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए L1 परपेंडिकुलर L2 होने पर L2 परपेंडिकुलर क्या होगा, L1 होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा L1 L2 इज एलिमेंट ऑफ R होने पर L2 L1 इस एलिमेंट ऑफ R होगा नहीं, अतः R क्या हो जाएगा, सममित होगा, R सममित यानी सिमेट्रिक होगा ना, सिमेट्रिक होगा, बस समझ में आया, सममित हो जाएगा। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। अब देखो दो रेखा, अब मान लीजिए L1 लंब है L2 पे और L2 पे लंब कोई रेखा है L3, समझे ऐसे नहीं। अगर L1 L2 के बीच का कोण 90 अंश है और L2 L3 के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है, तो निश्चित है L1 और L3 के बीच का कोण 90 अंश नहीं होगा, वो हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी ना। तो उस चीज को यहां भाषा में लिख देना हमको, चूंकि यदि लिख दो, यदि L1 परपेंडिकुलर L2 तथा L2 परपेंडिकुलर
L3 हो तो कभी भी L1 परपेंडिकुलर L3 नहीं होगा, कभी भी L1 परपेंडिकुलर L3 नहीं होगा। इस चीज को हम लोग कैसे लिख देंगे, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात L1 L2 एलिमेंट ऑफ R तथा L2 L3 इस एलिमेंट ऑफ R होने पर क्या नहीं होगा, होने पर L1 L3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R होगा ना, नॉट एलिमेंट ऑफ R होगा। इसलिए R क्या नहीं है, R संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आया, नहीं होगा। इस तरह से प्रूव हो गया, बातें प्रूव हो गई। ये स्वतुल्य नहीं है, ये संक्रामक नहीं है क्या, सम्मित है ना। ये जो संबंध R लिखा है क्या है, सम्मित है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन को आप नोट करें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए जो अच्छे एग्जाम्पल उनको हम बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप स्वयं से करिएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर AB सच दैट संख्या 2 A माइनस B को क्या करता है, विभाजित करता है। यानी 2 से A माइनस B क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, कट जाता है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। हमको सिद्ध कर देना कि जो संबंध R दिया गया है यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा, जब क्या होगा, ये संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तब ये संबंध क्या हो जाएगा, एक्विवैलेंस रिलेशन बताएगा, तुल्यता संबंध को बताएगा। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, स्वतुल्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो A माइनस बी है वो कितने से कटेगा, 2 से। अगर और A और B क्या है, Z है, यानी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तो अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और -2 है ना, 4 - 2 ये ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये 2 से क्या होगी, कटेगी। 4 में से 2 घटाएंगे, 2/2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर क्या हो, ये 4 - 4 लिखा जाए ना, 4 - 4 लिख दिया जाए तो बटे क्या करेंगे, 2, तो 0/2 ये भी कितना हो जाएगा, कट जाता है। ये भी क्या होता है, 2 से कट जाएगा ना। तो यानी हुआ क्या, यानी मतलब 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है, A माइनस B क्या है, सम संख्या है। जो संख्या 2 से कटती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो अगर A माइनस B क्या है, सम है, तो A माइनस A भी क्या होगा, सम होगा। क्योंकि A माइनस A जो होता है 0 होता है, और 0 जो होता है कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है ना। 0 सम संख्या होती है, 2 सम संख्या होती है, 4 सम संख्या होती है। यानी कि अगर A माइनस B सम है तो A माइनस A भी क्या होगा, सम होगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग इसको स्वतुल्य लाते हैं। इस चीज को हम लोग लिखेंगे, चूंकि A माइनस B 2 से विभाजित हो रही है, अतः A माइनस B क्या होगी, एक सम संख्या होगी। देखो, चूंकि A माइनस B 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, A माइनस B 2 से विभाजित होती है। जब ये 2 से विभाजित होती है, देखिए A माइनस B क्या होती है, 2 से विभाजित होती है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B क्या होगा, A माइनस B एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। बात समझेंगे ना, सम संख्या होगा। अब जब A माइनस B सम संख्या हो गया तो A माइनस A यानी 0 भी क्या होगा, सम संख्या होगा। इसलिए अब देखो पहला हम लोग प्रूव करते हैं, पहला इसलिए A माइनस A भी क्या हो जाएगा, A माइनस A बराबर कितना आएगा, 0।
सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। a माइनस ए बराबर 0 भी क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। अर्थात a माइनस ए 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, जब 2 से विभाजित होगा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर। ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए आर क्या है, आर स्वतुल्य है। आर आपका स्वतुल्य हो गया ना, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, अब देखो a माइनस बी अगर क्या है, a माइनस बी अगर सम है यानी 2 से कट रहा है, निश्चित b माइनस ए भी क्या होगा, 2 से कटेगा ना। 8 माइनस 2 बराबर कितना है, 6। ये 2 से कट रहा है ना, तो 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 भी कितना होगा, -6 होगा। ये भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 8 माइनस 2 सम है, तो 2 माइनस 8 भी क्या होगा, सम होगा। इसको हम लोग इसकी भाषा में लिखते हैं, चूंकि a माइनस बी 2 से भाज्य है, इसलिए b माइनस ए भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। समझ में आया। अर्थात इस चीज को हम लोग लिख देते हैं इस फॉर्म में, अर्थात ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। बात समझिएगा ना, बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। अब देखो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिख दो क्या हो जाएगा यह, इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक होगा, सममित होगा। आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा ना, सममित होगा। समझ में आया। अब देखो एक चीज और हमको प्रूव कर देना है, ट्रांसटिव ना, ट्रांसटिव सिद्ध करना है। अब देखो यहीं पे हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखो इसको समझ लेते हैं कि अगर क्या है 8 माइनस 6 2 से कट जाता है, 2 से भाज्य है, तथा 6 माइनस 4 2 से भाज्य है, 6 में 4 जाएगा, जो ही बचेगा वो 2 से क्या होगा, कटेगा। इसलिए 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 आएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। देखिए 8 में 6 गया, ये भी 2 से कटेगा, 6 में से 4 गया, ये भी 2 से कटेगा, तो 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, चूंकि a माइनस बी तथा यदि a माइनस बी तथा b माइनस सी 2 से भाज्य हो तो a माइनस सी बराबर क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो, a माइनस सी को लिख सकते हो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखो b से b कट जाएगा, a माइनस सी बचेगा, यानी a माइनस बी ये हो गया और b माइनस सी ये हो गया। तो जब ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो पूरा भी, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा भी, तो इतना भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य भी हो जाएगा। ठीक, तो जब 2 से भाज्य होगा तो इसको हम लोग अर्थात ऐसे करके लिख सकते हैं, अर्थात ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। बात समझ में आया, ए सी एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए आर क्या हो गया, आर संक्रामक होगा, ट्रांसटिव होगा। आर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। जब ये संक्रामक भी है, स्वतुल्य है, समित है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त के आधार पे कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध
संबंध है ना, आरेख तुल्यता संबंध। इस तरह से आप एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हुआ ना। देखिए चीजों को समझो, चीजों को समझिए, सवाल जितना बढ़िया आप समझ लेंगे उतना बढ़िया, हर सवाल को आप लगाते जाएंगे, हर सवाल आपको आएगा, बुक से हट करके भी सवाल अगर आता है तो उनको आप सॉल्व करेंगे, बस फंडा को क्लियर करें। तो ठीक है, इसको नोट करें, देखते हैं अगला सवाल।